जीएस फॉर ऑल के इतिहास की इस कक्षा में आपका स्वागत है। हम लोग राजपूत वंशों को पढ़ रहे थे, जिसमें से आपने गुर्जर, प्रतिहार, चौहान, परमार को पढ़ा। अब आज की कक्षा में आप देखिए चंदेल वंश को देखा जाए। प्रतिहारों के सामंत थे और यह बुंदेलखंड क्षेत्र पर प्रतिहारों के साथ मिलकर काम करते थे। बाद में प्रतिहारों के पतन के बाद चंदेलों ने बुंदेलखंड के इस क्षेत्र पर शासन किया। तो आइए देखते हैं। चंदेल प्रतिहारों के सामंत थे और प्रतिहारों के पतन के बाद बुंदेलखंड क्षेत्र पर चंदेलों ने शासन किया और इसकी स्थापना 831 में नन्नुक के द्वारा की गई। लेकिन कहा जाता है कि नन्नुक एक स्वतंत्र शासक नहीं था। इस वंश का संस्थापक नन्नुक था। इसके पौत्र जयसिंह या जेजा के नाम पर इस क्षेत्र यानी बुंदेलखंड का नाम जेजाक भुक्ति पड़ा। जेजाक भुक्ति जो है बुंदेलखंड का प्राचीन नाम है, ये भी ध्यान में रखिए। और इसकी राजधानी है, एक पहली राजधानी थी कालिंजर, महोबा के पास है, ये भी एमपी में है। और दूसरी राजधानी खजुराहो, राजा धंग द्वारा इसको स्थानांतरित किया गया था। इस वंश का प्रतापी शासक यशोवर्मन था। इसने चेदी, मालवा एवं महाकौशल पर आक्रमण कर उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया। ये मतलब ये कहा जा सकता है कि यशोवर्मन ने अपने साम्राज्य का विस्तार यूपी के क्षेत्र में, ओडिशा के क्षेत्र में एवं देखा जाए तो प्रमुख जो मालवा एमपी का क्षेत्र था उसमें ये अपना राज्य का विस्तार किया। यशोवर्मन ने कन्नौज पर आक्रमण कर प्रतिहार शासक देवपाल को हराकर वहां की विष्णु प्रतिमा को ले आया एवं खजुराहो में एक विष्णु मंदिर का निर्माण कर उसे प्रतिस्थापित वहां कर दिया। अब आइए अगले शासक के धंग को देखा जाए, जो यशोधर्मन का पुत्र था और इसका कालखंड 950 से लेकर 1008 ईस्वी तक था और प्रतिहारों से इसने ही पूर्ण स्वतंत्रता दिलवाई थी चंदेलों को। और इसी ने कलिंजर को राजधानी बनाई और ग्वालियर विजय इसकी महत्वपूर्ण उपलब्धि है। तो ये ध्यान रखना है, ग्वालियर विजय करके यह पूरे भारत वर्ष में प्रसिद्ध हो गया यह शासक। और धंग ने जिन्नाथ, विश्वनाथ एवं वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया और ये तीनों शैव मंदिर है। और कंदरिया महादेव का मंदिर धंग देव द्वारा 999 ईस्वी में करवाया गया। ये ध्यान रखिए, खजुराहो मध्य प्रदेश में कंदरिया महादेव का मंदिर है और यह पंचायतन शैली में बना हुआ है, यानी इसके चारों ओर भी बहुत से एक मुख्य मंदिर और उसके चारों ओर अनुषांगिक मंदिर है। और धंग ने गंगा यमुना के संगम पर शिव की आराधना करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसने जल समाधि ले ली थी। और धंग के बाद जो राजा बना, इसका पुत्र था गंडदेव, इसका नाम है गंडदेव और ये 1008 ईस्वी में बना। और उस समय यदि कहा जाए तो महमूद गजनवी का आक्रमण भारत पर हो रहा था और सीमावर्ती राज्यों ने यानी राजपूताना राज्यों ने एक संघ का निर्माण किया, जिसमें उस समय प्रतिहार शासक जयपाल था। तो जयपाल द्वारा बनाए गए संघ में गंड भी शामिल हुआ था। तो अगले शासक का हम देखा जाए, नाम विद्याधर है और विद्याधर के समय चंदेल राज्य काफी हद तक विस्तारित हुआ। तो देखिए, विद्याधर ने कन्नौज के प्रतिहार शासक राज्यपाल की हत्या, राज्यपाल ने महमूद गजनवी का सामना किए बिना ही उसके सामने आत्मसमर्पण कर दिया था, जो कि यह बातें विद्याधर को बर्दाश्त नहीं हुई और उसने उसकी हत्या कर दी। अब देखिए, विद्याधर एकमात्र ऐसा राजपूत शासक हुआ जिसने महमूद गजनवी के आक्रमण का डटकर मुकाबला किया था। आप जैसा जानते हैं कि महमूद गजनवी का जब भारत पर आक्रमण हुआ तो उसे निर्बाध रूप से भारत के भागों पर वह विजय करता चला गया था, लेकिन विद्याधर ने उसे एक ही चुनौती प्रस्तुत की थी। चंदेल शासक के धंग देव को देखा और उसके बाद उसके पुत्र गंडदेव का शासन होता है और जिसने प्रतिहार शासक जयपाल के द्वारा एक बनाए गए संघ है, जो कि महमूद गजनवी के आक्रमण के विरुद्ध राजपूतों के द्वारा एक बनाया गया संघ था, उसमें गंड शामिल होते हैं। और उसके बाद आपने शासक विद्याधर को देखा। विद्याधर ने प्रतिहार शासक के राज्यपाल की हत्या कर दी, क्योंकि उसने महमूद गजनवी के सामने बिना सामना किए हुए ही आत्मसमर्पण कर दिया था। और उसके बाद इसमें कुछ शासक होते हैं, लेकिन अंतिम अगर शक्तिशाली शासक देखा जाए तो परमर्दी देव या परमल को माना जाता है। अब देखिए,
यदि शासक को देखा जाए तो एक कृष्ण मित्र एक विद्वान है जो कि चंदेल शासक कीर्तिवर्मन के दरबार में रहते थे और जिन्होंने प्रबोध चंद्रोदय की रचना की। और कृष्ण मित्र ने ही महोबा में एक जलाशय का निर्माण करवाया जिसका नाम कीर्ति सागर था, ये ध्यान में रखिए। अब देखिए, आला और उदल दो सेना नायक थे जो कि महान सेना नायक माने जाते हैं बुंदेलखंड क्षेत्र में, और आज भी आला और उदल के सम्मान में कई साहित्य रचे गए हैं, कई वीरता की कहावत है वहां पर। तो परमर्दी देवे के ये सेना नायक थे जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करते हुए अपनी जान दे दी, और पृथ्वीराज चौहान ने 1182 में देखा जाए तो महोबा पर अधिकार कर लिया। और परमर्दी देव आगे कुतुबुद्दीन ऐबक से इनका युद्ध होता है, और इसमें इनकी दूसरी जो राजधानी थी कलिंजर, वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 1203 में हस्तगत कर ली जाती है। और जिसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक की यह परमर्दी देव द्वारा अधीनता स्वीकार कर ली जाती है। मंत्री अजय देव के द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है, इन परमर्दी देव की हत्या कर दी जाती है। इस प्रकार चंदेल वंश समाप्त हो जाता है। अब सोलंकी या गुजरात के चालुक्य वंश को देखा जाए तो देखिए, इसके संस्थापक मूलराज प्रथम माने जाते हैं। देखिए, सोलंकी वंश या गुजरात के चालुक्य वंश से कुल से उत्पन्न राजपूतों में से एक है ये। जैसा कि आप एक क्लास के प्रारंभ में ही जाने थे कि राजपूतों की उत्पत्ति के विषय में विभिन्न विद्वानों का भिन्न भिन्न विचार है, जिसमें से पृथ्वीराज रासो जो चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा गया है, और पृथ्वीराज तृतीय यानी चौहान वंश के शासक पृथ्वीराज तृतीय के राजकवि थे, उसने वशिष्ठ मुनि के आबू पर्वत पर किए गए यज्ञ के अग्निकुंड से राजपूतों की उत्पत्ति को बताया है। तो यही अग्निकुंड वाले ये एक राजपूत हैं गुजरात के चालुक्य वंश या सोलंकी वंश। तो इसके संस्थापक मूलराज प्रथम को माना जाता है, और जिसकी राजधानी अनहिल वाड़ में यानी गुजरात में स्थित है, यानी पश्चिमी भारत के पश्चिमी भाग में है यह। और यह मूलराज प्रथम जो थे वे शैव धर्मावलंबी थे, लेकिन आपको जानना चाहिए कि यह सोलंकी राजपूत या सोलंकी वंश या गुजरात के ये चालुक्य वंश बाद में चलकर जैन धर्म को काफी प्रोत्साहित किए थे। तो आइए देखते हैं। भीम प्रथम इस राजवंश के शक्तिशाली शासक थे जिनका कालखंड देखा जाए तो 1022 से लेकर 1064 तक है। और इन्हीं के शासनकाल में महमूद गजनवी ने 1025 में सोमनाथ मंदिर जो कि गुजरात में स्थित है पर आक्रमण किया था। कहा जाता है कि भीम प्रथम ने सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार करवाया। पहले यह लकड़ी का बना हुआ था, बाद में इसे पत्थर का भीम प्रथम ने बनवाया, लेकिन कई अन्य श्रुति के अनुसार इसी वंश के सोलंकी या चालुक्य वंश के गुजरात के ही चालुक्य वंश के कुमारपाल के द्वारा इसका जीर्णोद्धार करवाया गया। तो भीम प्रथम के सामंत विमल ने माउंट आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर बनवाया, ये ध्यान रखिएगा, प्रसिद्ध प्रश्न है। और जयसिंह ने सिद्धराज की उपाधि धारण कर शासन किया। देखिए, जयसिंह का कालखंड है 1094 से लेकर 1153 तक का। और माउंट आबू पर्वत पर सिद्धराज ने एक मंडप बनाकर 7 पूर्वज की गजारोही मूर्तियों की स्थापना की थी। तो माउंट आबू पर्वत पर दिलवाड़ा की जैन मंदिर का निर्माण विमल के द्वारा करवाया गया, और इस पर देखा जाए गजरोही मूर्तियों की स्थापना जो है एक मंडप बनाकर 7 पूर्वजों के उपलक्ष्य में किया गया था। तो ये किसके द्वारा किया गया था? जयसिंह सिद्धराज के द्वारा किया गया था। तो ये ध्यान में रखना है। और जयसिंह सिद्धराज के दरबार में प्रसिद्ध जैन आचार्य हेमचंद रहते थे। इन्होंने त्रिषष्टि शलाका पुरुष नामक एक जैन ग्रंथ की रचना की है, जिसमें विभिन्न महान जैन व्यक्तियों के विषय में प्रकाश डाला है। तो इसको ये ध्यान रखिएगा, त्रिषष्टि शलाका पुरुष ग्रंथ का नाम है इनका, हेमचंद के द्वारा है। ये यूपीएससी में या फिर यूजीसी नेट में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, अन्य सेवाओं में तो उतना नहीं देखा गया इसको। देखिए, सिद्धपुर में रुद्र महाकाल के मंदिर का निर्माण जयसिंह सिद्धराज के द्वारा कराया गया, और मंढोरा के सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी राजा के द्वारा ही कराया गया था। सोलंकी शासक को देखा जाए तो सोलंकी शासक कुमारपाल जैन मतावलंबी थे।
यद्यपि जैन मतावलंबी होने के बावजूद इन्होंने सोमनाथ मंदिर का भी जीर्णोद्धार करवाया था, क्योंकि सोमनाथ मंदिर आप जानते हैं कि यह एक शैव मंदिर है और ये सब शैव धर्म के अनुयायियों के लिए प्रमुख स्थल है। कुमारपाल के विषय में कहा जाता है कि वह हेमचंद से प्रभावित होकर जैन धर्म को ग्रहण किए थे। जैन धर्मावलंबी होने के कारण उन्होंने अपने राज्य में पशु हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके लिए उन्होंने कसाईयों को 3 साल के अग्रिम में राशि जो वो जितना वो कमाते थे 3 साल तक का क्षतिपूर्ति के रूप में भुगतान भी किया था। तो आइए देखते हैं। इस सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीम द्वितीय हुआ। अगर देखा जाए तो कुमारपाल के बाद अजयपाल शासक हुआ और इस समय अजयपाल के समय शैव और जैन मतावलंबियों में काफी कन्फ्लिक्ट उत्पन्न हो गया, जिसके कारण कई जैन भिक्षु की हत्या भी कर दी गई थी। अब देखिए, सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीम द्वितीय है और भीम द्वितीय के सामंत लवन प्रसाद ने गुजरात में इस स्थान पर बघेल वंश की नींव डाली। मतलब अगर देखा जाए तो अंतिम शासक भीम द्वितीय और उसके बाद इसी स्थान पर बघेल वंश की स्थापना होती है। और बघेल वंश के कर्ण द्वितीय अंतिम हिंदू शासक होते हैं गुजरात के, जिसने अलाउद्दीन खिलजी की सेना का मुकाबला किया था। इस प्रकार देखा जाए तो सोलंकी और उसके बाद बघेल वंश गुजरात पर उसका शासन समाप्त हो जाता है। अब आइए कुछ कलचुरी वंश के विषय में देखा जाए और इसका स्थान जो है त्रिपुरी है। त्रिपुरी यानी आज का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का। इस वंश की शक्तिशाली शासक गंगदेव था, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। एक गंगदेव का आपको नाम ध्यान में रखना है। इससे पूर्व मध्यकाल में स्वर्ण सिक्के जो विलुप्त हो गए थे, गंगदेव ने उसे मध्यकाल में पुनः प्रचलित करवाया। मतलब इस युग में स्वर्ण सिक्के को चलाने का श्रेय गंगदेव को जाता है, जो कि कलचुरी वंश के शासक थे। और एक आप देखिए, कर्णदेव ने कलिंग को जीत लिया था। कलचुरी शासक जो चेदी वंश से संबंधित थे, उन्होंने क्या कलिंग विजय कर ली थी, जिसके कारण उन्होंने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी। तो इतना जानिए कलचुरी वंश के विषय में। आइए एक राजपूत वंश से सिसोदिया वंश को देखा जाए, जिसका क्षेत्र राजस्थान का क्षेत्र है और यह गुहिल वंश की एक शाखा है। तो सिसोदिया गुहिला वंश की एक शाखा है। मेवाड़ के शासक ये थे पहले और ये अपने को सूर्यवंशी होने का दावा करते थे। और राणा हम्मीर ने दिल्ली के जो तुगलक के सुल्तान थे उसको हरा कर अगर देखा जाए तो मेवाड़ पर अपनी सत्ता को पुनः स्थापित किया था। मतलब एक तरफ से यह पहले मेवाड़ पर शासन करते थे, बाद में तुगलक के द्वारा या दिल्ली सल्तनत के द्वारा इस पर कब्जा किया गया और बाद में राणा हम्मीर ने मेवाड़ को तुगलक से स्वतंत्र करवा लिया था। इस प्रकार इसको देखा जा सकता है, राणा हम्मीर को इस वंश को पुनः स्थापित करने का श्रेय दिया जा सकता है इन संस्थापक के रूप में। और इसकी राजधानी चित्तौड़ थी, जो कि राजस्थान में है। और अपने विजय के उपलक्ष्य में इसी वंश के राणा कुंभा ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। ये प्रश्न बराबर पूछे जाते हैं एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। और खतौली का युद्ध 1518 ईस्वी में हुआ था और इसी वंश के थे राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें राणा सांगा ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। तो इसका डेट याद रखिएगा, 1518 में राणा सांगा एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे, लोदी वंश के अंतिम शासक है। और राणा संग्राम सिंह इनका पूरा नाम था, राणा सांगा का। और इस युद्ध में राणा सांगा की विजय के बाद इसको बंदी बना लिया गया था इब्राहिम लोदी को, और बाद में पैसे लेकर फिर राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को छोड़ दिया। 1527 में खानवा का युद्ध है, मतलब मुगल बादशाह बाबर और राणा संग्राम सिंह यानी राणा सांगा के बीच होता है, जिसमें राणा सांगा बुरी तरह से पराजित हो जाते हैं, क्योंकि इस समय पहली बार भारत में तोप का प्रयोग होता है, जो कि बाबर के द्वारा लाया गया था और यह एक नवीन चीज होती है, जिसके कारण उत्तर भारत के राजपूत शासक हिल जाते हैं। और बाद में इस हार की वजह से कई अनुश्रुति के अनुसार कहा जाता है राणा सांगा की दिमागी अवस्था खराब हो गई थी, जिसके कारण उसके सरदारों एवं घर वालों ने उसे जहर दे दिया। देखिए 30 जनवरी 1528 को जहर देने से राणा सांगा की मृत्यु हो गई। और इस प्रकार आप सिसोदिया वंश के तथ्यों को जाने जो